नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। आज सरोकार में हम बात करने जा रहे हैं अमीरों के कर्ज से गरीब होते बैंकों की। लंबे समय से कहा जाता रहा है कि अमीर देश के सरकारी बैंकों को खोखला कर रहे हैं, यानी जो पैसा लोन या कहें ऋण के रूप में इन्हें दिए जाते हैं वो बहुत बार डूब जाया करता है। बैंकों की भाषा में इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए कहते हैं। हाल ही में हुए एक सरकारी खुलासे ने ऐसी चर्चाओं को सही भी ठहराया है। आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2014 तक देश के सरकारी बैंकों का 2,16,000 करोड़ और निजी सेक्टर के बैंकों का 22,744 करोड़ रुपए एनपीए की भेंट चढ़ गया। ये पैसा देश में दिए गए कुल लोन का 3.6% है, लेकिन संभावना ये भी है कि 2014 यानी इस साल के आखिर तक ये 5% के करीब पहुंच जाए। इन पेचीदा आंकड़ों के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि दक्षिण एशिया में लोन लुटाने वाले हम सबसे बड़े देश बन गए हैं और एनपीए का ये अनुपात पूरे दक्षिण एशियाई देशों के मुकाबले 2% ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धन गंवाने के बावजूद कर्जदारों पर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता। सरकार अभी भी इसे लाने के लिए संघर्ष ही कर रही है। आरबीआई ने हाल के दिनों में कुछ कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं, लेकिन लुटे धन की वापसी बहुत मुश्किल से हो पा रही है। दूसरी तरफ घर, कार, पढ़ाई और किसानी के लिए छोटे छोटे लोन लेने वाले आम लोग मजबूर हैं। लोन ना चुकाने पर बैंकों की तरफ से उन पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया जाता है और कई बार कमजोर किसान आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आखिर उपाय क्या है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। और आज इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं यूएस भार्गव साहब, फॉर्मर जनरल मैनेजर रह चुके हैं पंजाब नेशनल बैंक के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भार्गव साहब। हमारे साथ सीपीएम के नेता नीलोत्पल बसु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजीव कुमार हैं जो कि सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में सीनियर फेलो हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जेपी शर्मा हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के, जो सबसे ज्यादा इन सब मुद्दों को चर्चा में लाता है। और इसके अलावा हमारे साथ एक खास पत्रकार हैं जो इन मुद्दों पर बहुत गंभीरता से लिखते पढ़ते रहे हैं, शुभमय भट्टाचार्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। इन बैंकों की साख खतरे में है, इतना कि गैर सरकारी प्रोविडेंट फंड इनमें से कुछ को अपना पैसा रखने लायक तक नहीं मानती, इसलिए कि इन बैंकों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज डूबने की हालत में है। 31 मार्च 2014 तक पब्लिक सेक्टर बैंकों का 2,16,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका था, यानी वैसा कर्ज जिन्हें लौटाए जाने की संभावना नहीं है। इसी तारीख तक भारत में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के 22,744 करोड़ रुपए का कर्ज एनपीए हुआ था। अंदाजा है कि सरकारी बैंकों के एनपीए की रकम अब 2.25 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। खबरों के मुताबिक इसी वजह से कई बैंकों में गैर सरकारी भविष्य निधियों का पैसा अब नहीं रखा जा सकता। बैंक कर्मचारियों की यूनियन का कहना है कि बैंक अधिकारियों और बड़े कॉरपोरेट घरानों की मिलीभगत से जनता के धन को लूटा जा रहा है। मुद्दा है कि क्या बैंक अधिकारी कर्ज मंजूर करने से पहले ये जांच नहीं करते कि संबंधित कंपनी आखिर पैसा लौटाएंगी कैसे? हजारों करोड़ रुपए के कर्ज देते वक्त आखिर कंपनियों से जमानत क्यों नहीं ली जाती? इन आरोपों में दम है कि बैंक अधिकारी और कॉरपोरेट मालिक बैंकों को चूना लगाने की साजिश में शामिल हैं। समस्या बड़ी है, लेकिन इसको लेकर न तो सरकार चौकस है और न समाज। नतीजतन किसान और मध्य वर्गों के कर्जों पर कड़ा रुख अपना लेने वाले बैंक कॉरपोरेट जगत पर कृपालु बने हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों और क्या है इसका रास्ता? आखिर बैंकों को जनता का धन डुबोने से कैसे रोका जाए? जो कर्ज डूब चुका है उसकी वापसी कैसे हो और देश को चूना लगाने के दोषी लोगों को कैसे सजा दिलवाई जाए? ये तय है कि इन सवालों के जवाब जल्द नहीं ढूंढे गए तो देश के सामने बड़ा वित्तीय संकट मुंह बाए खड़ा होगा। तो सबसे पहले भार्गव साहब, क्योंकि ये बैंकों का मामला है इसलिए मैं शुरुआत अपनी चर्चा की आप ही से करना चाहती हूँ। आखिर बैंक इतने मजबूर क्यों हैं कि उनकी साख के ऊपर बट्टा भी लगता जा रहा है, बावजूद इसके वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं? अमृता जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने शुरुआत में कहा है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोन दिए जाते हैं उनका रिसाइकलिंग टाइम से अगर नहीं होता है
और उनका डाइवर्जन हो जाता है या लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए काम में लिया जाता है, तो इसका मतलब जो देश का धन है जो डिपॉजिटर्स की मदद से इकट्ठा हुआ है वो प्रोडक्टिव पर्पसेस में काम आने की जगह बहुत सारे अनप्रोडक्टिव काम में लाया जा रहा है या एक इस तरह के मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है जो कि जो काम है अपनी कंपनी का वो ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फंड्स जो है वो रिसाइकिल हों और उसके लिए दोनों बातें महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहूँगा, एक तो ये कि जो बैंक्स हैं उनकी तरफ से जो रिकवरी के लिए फॉलोअप होता है वो परफंक्टरी नहीं हो कि खाली खाना पूर्ति के लिए हम कर दे रहे हैं कि यदि प्रावधान के ये दे रखा है कि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 3 महीने में एक बार बोरोवर से मिलना है या हर महीने एक नोटिस दे देना है, मैं अपना खाली इतना खाना पूर्ति कर देता हूं, तो सीरियसनेस नहीं आती। हकीकत में ये है कि बैंक्स की तरफ से ये कोशिश होनी होगी या तो वो तो आप ये बताइए पहले भार्गव साहब कि क्या बैंकों की तरफ से अभी तक ये सारी कोशिशें नहीं होती हैं? आप लोग एनपीए कैसे डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी का कितना एनपीए हुआ और वो एनपीए डिफॉल्टर लिस्ट में शामिल हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ये अमृता जी जो एनपीए डिसाइड किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि 90 दिन तक अगर जो बोरोअर है वो अपने इंस्टॉलमेंट को पे नहीं करता है या 90 दिन के बाद भी उसकी इरेगुलरिटी अकाउंट के अंदर बनी रहती है तो उसके के अंदर उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। मैं इसका कारण आपको बता रहा था कि यदि हम एक खाना पूर्ति के रूप में इसको करते हैं तो फिर ठीक नहीं होता। अब ये कहने का हो जाता है कि बैंक्स के अंदर क्योंकि मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं, कई तरह के काम करने होते हैं, तो इसलिए बैंक का जो रेगुलर स्टाफ है वो कई बार जो एक क्लोज फॉलोअप होना होता है वो नहीं कर पाता है। तो भले इसके लिए बैंक को आउटसोर्स करने की जरूरत हो अगर सपोर्ट को, तो आउटसोर्स भी करे, लेकिन यदि बोरोअर को ये मैसेज इफेक्टिवली चली जाए कि हमारे पीछे बैंक का फॉलोअप इतना क्लोज होगा कि जब तक हम लोन को रीपे नहीं कर देंगे समय पे तब तक वो हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। प्राइवेट कंपनीज का या प्राइवेट फाइनेंसिंग फर्म का यदि हम फॉलोअप देखते हैं तो इस तरह का होता है कि एकदम बोरोअर को मैसेज चली जाती है कि यदि हमने इनको, आप कह रहे हैं बोरोअर्स को मैसेज देना जरूरी है, लेकिन मैं शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगी। भार्गव साहब, शर्मा जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बोरोअर्स को मैसेज देना ज्यादा जरूरी है या पहले से सचेत होना ज्यादा जरूरी है कि हम किसको लोन दे रहे हैं? नहीं, बोरोअर्स को मैसेज होता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे कानून के जो प्रावधान हैं वो इतने कमजोर हैं कि आज कई बार जो है वो बोरोअर को सूचना होते हुए भी जो है वो उसकी परवाह नहीं करता है और इसलिए कुछ कानूनी परिवर्तन करना आज बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी ये जो कानूनी परिवर्तन और उपाय पे तो हम चर्चा करेंगे, फिलहाल हम समस्या पे चर्चा करना चाहते हैं कि असल में समस्या कहाँ और किस किस तरीके से उत्पन्न होती है। समस्या जो है वो बड़े बड़े लोन्स की ज्यादा बैंकों के अंदर है, जो कॉर्पोरेट लोन्स जो हैं बैंकों के अंदर बड़े 10 बोरोवर अगर आप बैंकों के ले पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तो लगभग 18,000 करोड़ रुपया की उनकी देनदारी बनती है। उसके साथ साथ अगर 4 एनपीए पार्टीज अगर ली जाएं सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तो लगभग जो है वो 23,000 करोड़ रुपया उनकी देनदारी बनती है। और इसी तरीके से अगर 30 बड़े एनपीए की पार्टीज अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ली जाए तो 70,000 करोड़ रुपया जो है उनकी देनदारी बनती है, जबकि बैंकों के अंदर 2,16,000 17,000 के करीब जो है वो ग्रोस एनपीए है। उसमें से 70,000 करोड़ जो है मात्र 30 बड़ी पार्टी जो है उनका मात्रबर है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक आंकड़ा और भी मैं पढ़ रही थी, 2012 तक 7,295 अकाउंट ऐसे थे जिनका एनपीए जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा था और टोटल अमाउंट उनका बन रहा था 68,262 रुपए। एज ऑन डेट जो है लगभग 4,000 ऐसे अकाउंट्स हैं 1 करोड़ एंड अबाव के, और जिनका 70,600 मतलब उनसे काफी हद तक वसूली हो गई है। 70,000 करोड़ के लगभग जो है उनका अभी एनपीए नहीं, लेकिन जो अकाउंट 7,295 थे वो अब 4,000 पे आ गए हैं। इसका मतलब अकाउंट्स कम हो गए हैं। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने चुका दिए हैं, लेकिन पैसा जो है वो अभी भी 70,000 मगर सच्चाई ये है कि ये आंकड़ा अकाउंट्स का भले ही ज्यादा हो, अमाउंट कम है, और दूसरी तरफ अकाउंट्स कम है, अमाउंट बहुत ज्यादा है। अमाउंट ज्यादा है जी। मेरी आपको सुझाव ये है कि एनपीए पर इतना जोर ना दें, क्योंकि एनपीए एक बैंकिंग सेक्टर का एक बिल्कुल एक इंटीग्रल हिस्सा है। जो लोग पैसा देते हैं वो ये मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ एनपीए तो होंगे ही, और ये जो 3.54% आपने 3.6 कहा वो
वो है, बुरा है, उसको 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मगर इतना बुरा नहीं माना जाता, क्योंकि कई बार अब तो कहा जा रहा है कि वो 5% होने जा रहा है। मगर चीन में एक जमाना था, मैं आपको बता रहा हूँ, जबकि उन्होंने रिकैपिटलाइजेशन किया अपने बैंक का बहुत ज़्यादा, तो ये फिगर 16-17% हो गई थी। तो मेरा सुझाव आपसे ये कि एनपीए पे ना देकर अगर विलफुल डिफॉल्टर पे से आप बात करें कि वो लोग जो कि जानबूझ के पैसा नहीं देते हैं, जिनके पास तो पैसा देने के लिए है, लोगों पर एनपीए बनता है वो सब विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं है। और बहुत सारे उनमें से, मेरे ख्याल में तो उनमें से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जो कि पैसा देना चाहते हैं, मगर उनकी बिजनेस इस समय नहीं चल रही है। और उनमें से कई एक को तो ऐसा होना चाहिए कि बैंकों को उनको उनके आड़े वक्त में और अगर वो पैसा दे दें तो शायद उनकी बिजनेस आप वही बात कह रहे हैं जो रंगराजन साहब कुछ दिनों पहले कह रहे थे। देखिए, मगर वही बात आप दोहरा रहे हैं। बात जिस पे हमको जो फोकस करना चाहिए वो है कि जो लोग आज पूरी इंडस्ट्री को बुरा नाम दे रहे हैं वो हैं जिनके पास पैसा है, मगर और जिनकी देनदारी बनती है, मगर वो जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर उन पर हम फोकस करें तो मेरे ख्याल में एक उदाहरण हम जरूर उन पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी जानना चाहते हैं कि दरअसल कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर लोग लोन लेके ज्यादातर डिफॉल्टर बन रहे हैं, और कई बार वो इस तरह से डिफॉल्टर बन जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि विलफुली भी बन रहे हैं, उनके पास पैसा होने के बावजूद वो नहीं चुका रहे हैं। नीलोत्पल दा, और ऐसा भी क्यों है कि सरकारी बैंकों को ही ज्यादा चूना लग रहा है? देखिए, चूना लगने का बात तो अलग है, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स है वो मतलब सबको लोन नहीं देते। ये कुछ ठोस लोगों को लोन देते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, वो सब अलग बात। लेकिन मेरे ख्याल में इस सवाल पे सबसे पहली बात तो ये है, देखिए हमारे देश में मतलब जब आर्थिक सुधार शुरू हुआ है उसके बाद से ही कि निजी कारोबार के ऊपर सरकार या तंत्र कोई दखल नहीं देगा, उसको अपने आप आज़ादी से काम करने दो। इसीलिए मॉनिटरिंग का काम, मेरा तो थोड़ा सा अनुभव है, ये शेयर मार्केट स्कैम के जो संयुक्त समिति था, उस समिति का जो 16 महीना काम हमने किया है, बहुत सारे स्पेसिफिक केसेस अध्ययन किया है, उसमें हमने ये पाया है कि अभी हमारे सिस्टम में जो लोगों को कर्जा मिलता है वो कर्जा का एंड यूज कैसे होगा, इसके बारे में कोई भी निगरानी, कोई भी देखरेख नहीं है। जैसे हमारे देश में बोला जाता है कि उद्योग बीमार हो सकता है लेकिन मालिक कभी बीमार नहीं होंगे। ये जो किंगफिशर लेके इतना चर्चा है, मुझे अभी भी याद है कि उनके किंगफिशर के एक इंजीनियर के पत्नी वो खुदकुशी कर रही थी, और उसी दिन उसका बेटे का ट्विटर आया है कि हम ये किंगफिशर का जो कैलेंडर है फैशन मॉडल्स को लेकर बहुत अच्छा टाइम बिता रहा हूँ गोवा के बीच में। तो इसीलिए ये हमारे देश के लिए, जहाँ पे इतने सारे गरीब लोग हैं और ये सार्वजनिक धन है, और इसको आप इस तरह से कुछ चांद मुट्ठी भर लोगों के लिए, लेकिन ये जो वातावरण बनी हुई है कि हम निजी उद्योग में कोई दखल नहीं देंगे, कोई भूमिका हमारा नहीं होगा, किसी ना किसी जगह पे वो जो भार्गव साहब ढीलीपन के बारे में बोल रहे थे तंत्र का, इससे भी पुष्टि मिलता है। जी सुबह में ये पूरा जो मसला है वो एक तरफ विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं, दूसरी तरफ बैंकों की मजबूरी है। अब इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य है वो कैसे बिठाया जाए, और दूसरा विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे यहाँ लॉ है, कानून है, नियम कायदे कुछ हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल अमृता जी, आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रश्न में विलफुल डिफ़ॉल्टर्स और बैंक्स में सामंजस्य बिठाने में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर हम बैंक्स के 70% बैंक्स को नेशनलाइज्ड करके रखेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। बात यहाँ पे है कि आप ही ने शुरुआत में आपने जो डेटा दिखाया है, और उसी से साफ जाहिर है कि प्राइवेट बैंक्स जो होते हैं वो जो क्रेडिटर्स बोरोअर्स हैं उनके पीछे भागते हैं, उनको मॉनिटरिंग करते हैं। पब्लिक सेक्टर में जो बैंक्स बनाए गए हैं वो बैंक में जो अफसर आए हैं उनकी सैलरी से कोई भी लेना देना नहीं है कि वो किस तरह का काम अपना देखते हैं। तो अगर हम एक तरफ हम पार्लियामेंट में ये घोषणा करते रहेंगे कि हमारे ये नेशनल एसेट्स हैं, इनकी किसी हालत में
डी नेशनलाइजेशन नहीं हो सकता है, तो उसका नेट रिजल्ट ये भी होगा कि वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनसे आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा सवाल है। अभी हाल में रघुराम राजन, ये जो पीजे नायक कमेटी है, उसमें उन्होंने बहुत जोर से बात करी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन बैंक्स कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस बैंक्स में कैसे बेहतर की जाए, और उसमें एक रोल ऑफ बोर्ड और उसकी मतलब मॉनिटरिंग की, उसकी अकाउंटेबिलिटी की बात सब की है, मगर क्या वो लागू हो पाएगी? नहीं, लेकिन मॉनिटरिंग तो जरूरी है ही, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है, जिसकी तरफ शुभम में इशारा कर रहे थे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपके पास लौटते हैं। भार्गव साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सरकारी बैंकों बनाम प्राइवेट बैंकों की, और प्राइवेट बैंकों के जो एनपीए हैं वो सरकारी बैंकों की तुलना में 10% के बराबर हैं। मगर सिर्फ एनपीए पे नहीं, हम आज विलफुल डिफॉल्टर्स पे ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। और अगर हम विलफुल डिफॉल्टर्स यानी बड़ी कंपनियों की बात करें, उनके कर्जों की बात करें, तो उनको तो जब भी कर्जा चुकाने या लेने की बात होती है तो रीस्ट्रक्चर करने की बात कही जाती है और बाद में फिर उसे एनपीए में शामिल कर दिया जाता है। ऐसी मेहरबानी दरअसल बैंकों की तरफ से क्यों की जाती है? क्या किसी तरह का दबाव होता है उनके ऊपर, या फिर वो अपनी तरफ से ठीक से काम नहीं करते हैं, या उनके अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है जिससे कि उनको काउंटर किया जा सके? या तीसरी बात और भी मैं उसमें जोड़ दूं कि जो मैनेजर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी की भी कमी है। एफर्ट्स हो रहे हैं। नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जहां एक तरफ बैंक्स के एफर्ट्स की बात कर रहे हैं, वहीं हमें ये गौर करना होगा कि हमारे यहाँ का लीगल सिस्टम क्या है। हम ये देखते हैं कि बावजूद इसके कि समय समय पे अलग अलग कदम उठाए गए, जैसे शुरू के अंदर एक बार डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया कि वो बैंक के जो डिफॉल्टर केसेस हैं उनको सुनेगा और एक्सपेडिशियस डिस्पोजल उनका करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि डीआरटी के अंदर भी आज जो केस जाते हैं उनमें लंबा समय लगता है और काफ़ी ज़्यादा समय बोरोवर को मिल जाता है डिफॉल्ट बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार से सिक्योरिटाइजेशन एक्ट जो पास किया गया उसके अंदर भी हम देखते हैं कि क्योंकि उस लॉ के अंदर जो एडवोकेट्स हैं वो पार्टी के बिहाफ पे कुछ ना कुछ कमी पा करके उसमें स्टे ऑर्डर बड़ी आसानी से ले लेते हैं और उससे फिर प्रोलॉन्ग हो जाता है। और इस प्रकार से क्या होता है कि जो बड़े बोरोवर्स हैं उनका पूरा लॉ डिपार्टमेंट अलग से होता है, वो उनको काम दे देते हैं और उसके बाद जो है वो उसमें अपना समय लंबा खींच देते हैं। और इसमें क्या दिक्कत आती है कि साहब आपके बैंक जो है वो इस मजबूरी में आ जाते हैं कि साहब लॉस में अगर हम लीगल सिस्टम में अगर हम जाते हैं तो इतना अनड्यूली स्ट्रेच होता है। और इस वजह से डेट रीस्ट्रक्चरिंग की जो बात है उसमें बैंक दबाव में ये महसूस करता है कि साहब मेरा पैसा ऑलरेडी इतना उलझा हुआ है, लॉ से मुझे समय लगेगा रिकवरी के अंदर, इसलिए मैं क्या एक बार और चांस दे दूं इसको रीस्ट्रक्चर करके, ताकि मेरी रिकवरी, मेरा जो पैसा उलझा हुआ है उसकी रिकवरी कम से कम कुछ समय बाद आ जाए। दो तीन चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि कानून की बात करी गई कि एक मैं जानता हूँ एक साहब को जिनके 23 केस चल रहे हैं, उनको पैसा देना, उन्होंने अलग अलग कोर्ट्स में 23 केस। अब उसका जुडिशियल सिस्टम में अगर सुप्रीम कोर्ट ये तय करे, और उसको करना चाहिए कि जो मनी विलफुल डिफॉल्टर्स के केस है उसकी वो अलग बेंच बना दे, सारे केसेस को एक साथ जोड़ के एक बार में ट्राइब्यूनल बनाने की बात तो कही गई थी, बात करके खत्म करें। और दूसरी चीज ये है कि मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि ये जो सरफेसी एक्ट है उसमें ओनस जो है वो विलफुल डिफॉल्टर के ऊपर डाला जाए बनिस्बत बैंक के ऊपर, कि वो प्रूव करे कि वो विलफुल डिफॉल्टर है। इसी को प्रूव करने में मुश्किल हो जाती है। तो क्योंकि बैंक का पैसा फंसा हुआ है तो इसलिए इस कानून को, सरफेसी एक्ट को जरा सा अमेंड करने की आवश्यकता। और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़, मुझे अभी पता लगा कि कई जगहों पर क्या होता है कि बैंक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस शख्स के वेल्थ टैक्स रिटर्न नहीं देता है, ये प्राइवेट है, ये कॉन्फिडेंशियल है। अगर वो नहीं देगा तो उसके पास फिर एविडेंस नहीं रह जाती कि इनके पास पैसा है कि नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो सामंजस्य है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, इंटर मिनिस्टीरियल, इंटर बैंक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, ये होना बहुत आवश्यक है। और आखिर में बस एक चीज़ ये कि हमको चुनिंदा 1000, 500, 2000 जो लोग हैं उन पर बिल्कुल एक अर्जुन की तरह फोकस करके उनको करें तो हम उनका उदाहरण बना सकते हैं, क्योंकि आज उनकी वजह से पूरे उद्योग जगत का नाम बदनाम हो रहा है।
अमिता, इसमें दो चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे याद आ रहा है कि नीलोत्पल ने किंगफिशर की बात जिक्र किए थे, बिल्कुल सही जिक्र किए थे। और अभी एक और केस जिसमें आरबीआई ने अभी बैंक्स को सेंसर किया है वो है डेक्कन क्रॉनिकल वाला केस, पिछले 2 दिन पहले ही। इन दोनों केसेस में और उससे भी पहले आईडीएफ, ये जो दिल्ली गुड़गांव हाईवे है, इन तीनों केसेस में और खासकर दिल्ली गुड़गांव और किंगफिशर में दोनों में लोन शुरू हुआ था प्राइवेट सेक्टर के बैंक से, लेकिन वो लोग अपना लोन मिनिमाइज करके निकल गए, लेकिन वो लोन का पूरा दारोमदार आ गया पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर। ये एक पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, वो क्या चीज़ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बैंक का ओनरशिप से ही बहुत जुड़ा हुआ ये मामला है। किंगफिशर का अगर आप देखेंगे, साथ में अगर दिल्ली गुड़गांव हाईवे का देखेंगे, इनमें पूरा फर्स्ट लोन का जो अकाउंट था वो किसी और का था, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने टेक ओवर किया और उसके बाद चलते रहे, लार्जर रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आ गई। तो और वो क्यों लिए? उनको पता था कि ये अकाउंट जा रहा है प्रॉब्लम की तरफ। तो ये तो साफ मालिकाना से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे ये प्रॉब्लम आता रहेगा। शर्मा जी, मैं इसमें शामिल करना चाहूंगी आपको। बैंक आखिर ये जानते हुए कि ये प्रॉब्लम वाली कंपनियां हैं, ये धोखा कर सकती हैं या यहाँ पर हमें अपना पैसा लगाने में धोखा हो सकता है, बावजूद इसके उनको क्यों टेक ओवर करती रहती, क्यों इतनी मेहरबानी दिखाई जाती है? क्या वाकई इस पर जो इनकी आशंका है कि दबाव होता है पॉलिटिकल, इसलिए होता है या फिर कुछ और वजह भी होती है? हो सकता है कि बैंक्स में भी कुछ ब्लैक शिप्स होंगे ऊपर, जो मिल करके मिली भगत से जो है वो इस तरह के लोन जो है वो टेक ओवर करते हों, और उनके खिलाफ भी जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी हमारी मांग है। मतलब आप राजीव जी की बात से सहमत नहीं है कि केवल विलफुल डिफॉल्टर्स या कंपनियां या उनके मालिकों पर ही हो, आप कह रहे हैं बैंक वालों पर भी जो भी अधिकारी इस तरह की मिली भगत में अगर शामिल हैं तो उन पर भी एक्शन जो है वो होना चाहिए। लेकिन एनपीए का सीधा संबंध जो है वो बैंकों के मालिकाना हक से है, ऐसा कोई कारण जो है मुझे नजर नहीं आता कि प्राइवेट सेक्टर बैंक क्योंकि प्राइवेट हाथों में है और ये पीएसबी बैंक जो है वो सरकारी उसके मालिकाना हक है, कि उसकी वजह से कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत आ रही हो। ये जरूर है कि कुछ सामाजिक दायित्व जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं और जिसको उनको निभाना है, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स कभी नहीं निभाएंगे, क्योंकि वो व्यापार करते हैं और व्यापार भी अपना शहरों के अंदर करते हैं या टाउन्स के अंदर करते हैं। बात आप इसको थोड़े से बदल रहे हैं। नहीं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक किसानों को लोन देते हैं या एजुकेशन में लोन देते हैं, और जो आप कह रहे हैं जो सार्वजनिक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो उनको ठीक है, वो निभा रहे हैं। उसका सारे बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक अनिवार्य है। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को भी मैनिपुलेट करते हैं। अब वो बिल्डर को लोन दे दिया, मुझे सुनिए, नहीं बात अगर बात की है कि देखिए जो बात सच है उसको मानना चाहिए। बिल्डर को लोन देंगे उसको प्राइवेट सेक्टर में कवर कर लेते हैं। पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट के पास जो प्रेशर होना चाहिए अपनी चीजों को ठीक रूप से चलाने का और पैसा वापस देने का। देखिए अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब क्या अनुभव है, ये जो पहला बैंक स्कैम हुआ था हर्षद मेहता वाली, उसमें जेपीसी बहुत निगरानी से बातों के अंदर गई। बैंक कौन सा इन्वॉल्व था उसमें? पब्लिक सेक्टर बैंक इन्वॉल्व था। मैं आ रहा हूँ ना, आप थोड़ा धीरज रखिए, तो उसमें दोनों बात मैं बोलूंगा। तो उसके बाद जेपीसी ने काफ़ी सुझाव लेके आया, आरबीआई के बारे में भी कुछ उसमें टिप्पणियां थी नकारात्मक। और उसके बाद जब सेकंड बड़ा स्कैम हुआ शेयर मार्केट वाला, उसका जेपीसी जिसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, उसमें पाया गया कि एक भी पब्लिक सेक्टर बैंक इन्वॉल्व नहीं थे। हालांकि उसके अंदर ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ये सब इन्वॉल्व हो गए और ज़्यादातर वो शेयर मार्केट के अंदर जो शेयर मार्केट रेगुलेटर उसका भी रोल था, दूसरे लोगों का रोल था। मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें जो माहौल है हमारे देश के वित्तीय क्षेत्र के सिर्फ नहीं, ये कुछ हद तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी जुड़ा हुआ है। हमने जो पाया है बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो वेल्थ टैक्स वगैरह वाली बात बोल रहे कि ऐसे कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी ऑपरेट कर रहा है जिसके ऊपर निगरानी रखने वाले कोई नहीं है। जैसे पार्टिसिपेटरी नोट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको मतलब हमारे जब पूछा गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर कि इसका निगरानी कौन रखते हैं, कोई नहीं सेबी नहीं है, सेबी करते हैं। वही तो मैं बोल रहा ना, वो टेक्निकल
5-6 एजेंसीज है जिसको मिलके रेगुलेटरी जो निगरानी का सवाल है, उसमें आरबीआई है, उसमें सेबी है, उसमें कंपनी अफेयर्स डिपार्टमेंट है वगैरह वगैरह, तो इसके अंदर भी कोई समन्वय नहीं है। और कुल मिला के पॉइंट है कि अगर हर दृष्टि से जो विल डिफॉल्टर उसको आप बटल, जो हम बोलते हैं अंग्रेजी में बटन होल करना, फोकस करना, वो अगर नहीं होगा। और दूसरी पार्ट आपने जो बोला है सही बोला है कि छोटे जो कर्जदार है अब उसके घर में बाउंसर भेज देंगे, उसका जमीन ले लेंगे, मतलब एकदम एक दोहरीपन, मतलब तो वो बड़े वसूलने में भी एक बड़े लोग और गरीब लोगों के बीच में जो फर्क है मुल्क में, ये साफ दिखाई देता है। वो तो हमने कहा है कि एक तरफ कंपाउंड टैक्सेशन लगा देते हैं, लेकिन और यहाँ तक कि उसको जेल भी भेज देते हैं, और कई बार मजबूर लोग आत्महत्याएं करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। मोहल्ले में जाके छोड़िए वो सब बात, वो अगर आपके विजय माल्या के खिलाफ होता वो थोड़ी ये सब कर पाता। लेकिन वो भी भेजते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स। पब्लिक, मेरा पॉइंट यही है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक ना छोटा ना बड़ा, किसी भी कर्ज के लिए वो बड़े शिप जैसे बैठे रहते हैं। अब देखो ये सब बार-बार आप बोल रहे हो, पूरे दुनिया भर में हमने जो देखा है, जो बड़े पैमाने पे धान लिया हुई है, आपके जो इसका कोई लेना देना नहीं है, बात बहुत सही है, इंश्योरेंस कंपनीज का, ये तमाम सारी बात उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से एनपीए नहीं आया है। ग्लोबल स्केल पे हुआ है। एनपीए हमारा एक क्रिएशन और छोटी सी बात है, एनपीए तो छोटी सी बात है कि आप जिक्र कर रहे हैं ना, ऐसा सामान बेचते हो, उसको बीमा करते हो जो कि कभी भी वसूलता नहीं है, अमूमन ये होता है बिलियंस ऑफ डॉलर सरकारों को लेना पड़ा है, पब्लिक प्राइवेट तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को रिकैपिटलाइज करना पड़ता है। इनके पैसे मेरे पैसे से वो टैक्स का बैलेंस जाता है बैंक के पास। असली बात है कि कुछ लोग जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनको कई जगह संवैधानिक प्रोटेक्शन मिले हुए हैं जिन पर कि आप काम नहीं कर सकते। कई जगह ऐसे हैं जो ऐसे ओहदों पर हैं जिनको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो उनके पास आप बाउंसर तो क्या, उनके पास आप नोटिस भी नहीं भेज सकते हैं। कई बार ऐसा है कि वो लोग, जैसा कि शुभमय कह रहे थे, खुल्लम खुल्ला जैसा कहते हैं कि सीना जोरी करते हैं वगैरह, मगर उन पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समय वक्त जो वक्त की पुकार है वो ये है कि ऐसे लोगों को लेकर नेम एंड शेम किया जाए और पब्लिक में और उनके ना उनकी कंपनियों के नाम पब्लिक में जाहिर किया जाए, क्योंकि कई बार ये बैंकों की राजीव इसमें एक लीगल चीज है, हम लोग जो बात वो पब्लिक लीगल सीक्रेसी एक्ट है अभी एज पर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बट उनके नाम जो है वो एक्ट में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेसी एक्ट 1 करोड़ से नीचे का किसी का लोन के ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो ये छोटे जो बोरोअर्स हैं उनके ऊपर ये चीज लागू नहीं होता है, ये बड़े बोरोअर्स के लिए ही लागू है। और उसमें उनका तस्वीर निकालना या उनके बारे में निकालना, वो पेपर्स में अभी आप देखेंगे जरूर शुरू हुआ है। हमने जो है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से ये लिस्ट पब्लिश किया मैडम, है कि बड़े लोगों के नाम निकाल देने से या इनके लिस्ट जारी कर देने से हमें कई लीगल नोटिस आए, हो पा रहा है ना। समस्या ये है कि वो हमारे बैंकों को लूटते जा रहे हैं, छोटे लोग लूटते जा रहे हैं, बैंक लगातार घाटे में जाते जा रहे हैं, और वो जो है लगातार संपन्न होते जा रहे हैं। देश को इससे क्या फायदा हो रहा है, आर्थिक जगत को इससे क्या फायदा हो रहा है, सवाल ये है। और इसीलिए ये बैंकों के ऊपर अभी इस बजट में भी, लास्ट बजट में भी चिदम्बरम जी ने भी किया, इस बजट में भी क्या उसका प्रावधान है कि हमने इतने 16,000 करोड़ ऑलमोस्ट हर साल हम बैंकों की रिकैपिटलाइजेशन कर रहे हैं। वो किसके पैसे से हो रहा है? आपके, मेरे, हमारे सबके टैक्स के पैसे से आ रहा है। और वो कौन से बैंक में जा रहे हैं? वही पब्लिक सेक्टर बैंक में। और उनके पैसे क्यों खोखला हो गए? क्योंकि उनके से विलफुल डिफॉल्टर्स से उनका जोर नहीं बनता है। उनका शक्ति और विलफुल डिफॉल्टर्स की शक्ति, जो नीलोत्पल जी कह रहे हैं, राजीव भी कह रहे हैं कि उनकी शक्ति ज्यादा है, और वो किस तरह से वो बैलेंस लाया जाए। तो सवाल वहीं का वहीं पहुंच गया कि क्या बड़े लोगों के ऊपर कोई नियम कानून कुछ लागू नहीं होता है? सारे नियम सारे कानून सिर्फ छोटे लोगों पे लागू होते हैं। क्यों आखिर अमीरों के ऊपर कोई सख्ती नहीं बरता जा पा रहा है, और क्यों वो विलफुल डिफॉल्टर होने के बावजूद लगातार संपन्न होते जा रहे हैं? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी पर चर्चा जारी रहेगी।
भार्गव साहब, बहुत सारे लोग ये कहते हैं अपनी तरफ से सरकारी बैंकों को बचाने के लिए कि वो सार्वजनिक हित के काम करते हैं, और सार्वजनिक हित के काम में कई बार नुकसान उठाकर भी लोगों की भलाई के लिए काम करना पड़ता है, और इसलिए भी कई बार डिफॉल्टर्स हो जाते हैं। क्या सिर्फ यही वजह है? अमृता जी, मैं कहूँगा कि अभी तक के डिस्कशन से ये स्पष्ट है कि डिफॉल्ट और खासतौर से विलफुल डिफॉल्ट बिल्कुल भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। लेकिन इसके लिए कोई एक कारण हम कहें कि सिर्फ इस कारण से ये स्थिति है, वो सही नहीं होगा। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ एक तरफ बैंक के जो सिस्टम्स हैं क्रेडिट रेटिंग करने के और रिस्क मैनेजमेंट के, उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। दूसरी तरफ फॉलोअप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। तीसरी तरफ हमारे जो लॉ के अंदर हमारे अनुभव के आधार पर जो ऐसे एरिया नजर आए जिनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, उनके लिए रिक्विजिट लॉ इनेक्ट करने की जरूरत है। और चौथा, आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण एक आने वाले समय में भूमिका प्ले की जा सकती है, वो हो सकती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो जैसे जो संस्थाएं हैं, जहां पर कि जो लोग लोन ले रहे हैं उनका सारा डाटा रखा जाता है, और बैंक्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वहां से रिपोर्ट मंगवा करके और ये देख करके कि पास्ट रिकॉर्ड किसी भी व्यक्ति का, कंपनी का किस प्रकार का है, उसके आधार पर लोन दिया जाए, और अगर एडवर्स रिपोर्ट है तो उसको लोन ना दिया जाए। ये मैसेज जब समाज में जाएगी तो लोग बाग अपने आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन के अंदर आ जाएंगे। आप तो एसबीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में से भी हैं, जिसमें आप बता रहे थे कि कुछ दिनों पहले ये चर्चा भी हो रही थी। क्या वहां पर इन चीजों को लेके चिंता है, और इन चिंताओं को हल करने के लिए कोई ठोस प्रयास की कोशिश भी की जा रही है कि नहीं? बेतहाशा चिंता है, क्योंकि हर बैंक का मैनेजमेंट, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसके जब उसके एनपीएस बढ़ते हैं तो उसको बेतहाशा चिंता होती है, क्योंकि वो सीधा उसका असर उसकी बॉटम लाइन पे होता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे होता है, उसके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस पे होता है। एसबीआई में जहाँ तक है, मैं जानता हूँ कि उसकी चेयरपर्सन खुद जो है वो जो एनपीएस हो रहे हैं, जो लोग डिफॉल्टर्स हैं, उनको खुद अपने आप फॉलो अप कर रही हैं। एक पूरा एक डिपार्टमेंट होता है स्ट्रेस्ड एसेट्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसमें सारा हम लोग बोर्ड में, एग्जीक्यूटिव कमेटी में हर 15 दिन में, हर महीने में उसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, मगर उसके बावजूद अगर नहीं हो पाता तो क्यों नहीं हो पाता, उसकी जैसे मैंने आपको वजह बताई। एक तो ये कि जो अकाउंटेबिलिटी है जो मैनेजमेंट की, जितनी उस पर प्रेशर होना चाहिए कि अगर आपका जो प्रमोशन है वो इस पर निर्भर होगा कि विलफुल डिफ़ॉल्टर आपके हल्के में थे कि नहीं थे। और दूसरी चीज़ वो जो कानून की जो बात हमने करी कि अब ये वक्त आ गया है कि इसमें एक तो क्रिमिनल जो उसकी जो है बात बना दी जाए, सिविल ना रख के इसको क्रिमिनल किया जाए, और इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाए, और विलफुल डिफ़ॉल्टर्स को कहीं पर भी किसी तरह का सार्वजनिक ओहदा ना दिया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि इसके जो है वो हल हम लोग ढूंढ पाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। शुभम, एक खबर मैं पढ़ रही थी कि आरबीआई ने सेबी और सिबिल को अपनी तरफ से लिस्ट भेजा है उन विलफुल डिफॉल्टर्स का, ताकि वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना कर सके, और इस तरह से कुछ रोक लगाने की कोशिश की गई है। तो क्या ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, इससे इनके जो डिफॉल्टर्स को रोकने में या उनको थोड़ा कंट्रोल करने में मदद मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? कुछ हद तक ज़रूर। और इसमें अभी रिसेंटली क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की भी कुछ पाबंदियाँ थे कि अबाउट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जिस तरह के लोन्स बेतहाशा निकल के चले जाते थे कंसोर्शियम लोन्स के तहत, अभी एक चीज़ हो गया है कि कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो सिलसिला है, यानी कि जिनके लोन्स ख़राब हो जाते हैं वो सीडीआर में जाते हैं, उनके साथ आरबीआई ने लगा दिया है कि फॉरेंसिक ऑडिट होगा उनके अकाउंट्स का। यानी कि बाहर की इंडिपेंडेंट एजेंसी देखेंगे कि इनका ये जो लोन की में जो खराबी आया है वो विलफुल था या जेन्युइन बिजनेस की वजह से। और इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि ये जेन्युइन थे या बिजनेस की वजह से, क्योंकि अदरवाइज नहीं तो एक तरह का तू मैं का आर्गुमेंट चलता है। लेकिन हमारे सामने एक उदाहरण है, बाकी तमाम 50 उदाहरण जो ये लोग कंपनियों के नाम गिनाए हैं उसको छोड़ दीजिए। पहला उदाहरण किंगफिशर का, अब बताइए कि क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है? अगर ये सिर्फ एक सवाल का जवाब देश के लोगों को मिल जाए तो शायद यहाँ से बात कुछ आगे बढ़ पाए। बिल्कुल, और उसके जवाब मैंने पहले ही दिया था, और उसमें वो लंबी सी डिस्कशन छिड़ गई थी। और बात वही है कि वेदर इस पैसे लेने से उनके जो लिए हैं उनके अगेंस्ट क्रिमिनल केस बनता है या नहीं, क्योंकि लोग यही वाला चीज का मामला जिक्र करेंगे। आपके ऑडियंस भी जो है वो भी यही पूछेंगे कि जो बड़े लोन ले रहे हैं उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस बनता है
या नहीं बनता है। इस पर्टिकुलर केस के बारे में मुझे काफी जानकारी है, क्योंकि स्टेट बैंक उस कंसोर्शियम का लीडर रहा है। मैं उसके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बैंक के कंसोर्शियम और बैंक जितने हैं वो हर तरह की कोशिश कर रहे हैं उनके एसेट्स को काबू पाने की, चाहे उनके घर हैं कई जगह पर, चाहे उनकी जो कंपनीज के बिल्डिंग्स हैं, एसेट्स हैं, कुछ पर घोड़ों से 4,000 करोड़ नहीं मिल पाएगा, घोड़ों से 4,000 करोड़ नहीं मिल पाएगा। मैं ऐसे भी मानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कोल माइनर्स थे जिनके बहुत सारे, मगर उनको क्या दिक्कतें हैं कि इतने सारे कानूनन पेचीदा में उसमें वो फंस गए हैं, ऐसे ज़्यादा ऐसे ज़्यादा वो बिल्कुल एक चीज़ फंसा दिया गया है उसको कि बैंक कुछ करीब मजबूर से हो जाते हैं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बैंक इसलिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि कानूनी अड़चनें इतनी हैं और उन कानूनों के जाल में फंसाकर दरअसल उनको एक तरह से बचाया जा रहा है। आप यकीन जानिए कि बैंक का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि वो अपना लोन वापस ना ले पाए, मगर इस जो मैं बार बार इसी बात पे कह रहा हूँ कि अगर हमने इस सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया, जो हमारी जो मतलब एक एनवायरनमेंट तो बात ये है कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे मैं टिप्पणी कर दूं। असल में हमारे यहाँ पे अगर आप दर्शन के पैमाने पे अगर आप बोल दे कि अगर फ्री मार्केट हो जाए सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा, नहीं ऐसा कोई नहीं मानता। मैं ये बोल रहा हूँ, और जो परिवर्तन हो रहा है व्यापार के माहौल में उसको देखते हुए क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और उसको कैसे मुकाबला किया जाएगा, उसके आधार पे कानून नया बनाने का जो सोच है वो जब तक नहीं आता है, रेगुलेशन अगर आप मजबूत नहीं करते, अगर लोगों के ऊपर जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी सही तरह से नहीं डालते, ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। एक आंकड़ा बताता है कि 2009 से 2012 के बीच जो बैंक फ्रॉड के मामले हुए उसमें 324% की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब वो बैंक फ्रॉड वो जो आप कह रहे हैं कानूनी पेचीदगियां जो हैं उनके चक्कर में भी फंस के रह जाते हैं बैंक, और जो फ्रॉड है वो फ्रॉड करने वाले अपना फायदा कमाते रहते हैं। खुले आम मतलब जो बड़े लोग हैं उसके वो अब उसको टच ना करो। बिल्कुल जी, मैं एक आपसे एक चीज इस बारे में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जो बात चल रही है स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, इसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है बैंकों के ओवरसाइट का भी। निरुत्पल जी, आप बहुत बारी रह चुके हैं उस कमेटी में, आप ये बताइए कि कितने बारी राजनीतिक स्तर से, जिसकी बात मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था, ये डिस्कशन आता है जब बैंक चेयरमैनों के साथ डिस्कशन होता है, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन होता है, जब स्विचेस ऑन माइक ऑफ हो जाते हैं कि नहीं वो सब तो ठीक है, ये तो कानूनी कार्रवाई वगैरह की बात हुई, लेकिन फलाना मेरा जो वो साथी हैं उनके जो लोन है उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और लेकिन बावजूद इसके मैं बोल रहा हूं जहां पे आप देखो, आप तो अनुभवी भी है, ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो 2 बार हुआ है इस वित्तीय मामले पे, और उसका जो रिकमेंडेशन हुआ है, उस रिकमेंडेशन के चलते जो सिस्टमिक इंप्रूवमेंट भी हुआ है। मतलब ये राजनीति के बारे में आप मतलब सही आलोचना तो होता है, लेकिन पार्लियामेंट के जरिए क्योंकि एक प्रतिबद्धता होता है, कुल मिला के सिस्टम के अंदर मतलब एक दोहरीपन तो है, मतलब गरीब लोगों के लिए एक किस्म का दोहरापन है, और वो दोहरेपन का प्रतिबिंब आप जिन कमेटियों की बात कर रहे हैं वहां पर भी कहीं हद तक झलक जाता है। आप इस बात मैं ये कहना चाहता था कि जो कह रहे थे कि निगरानी बढ़ा नहीं रहे वगैरह, पहले ये होता था कि बैंक जो लोन एनपीए हो जाता था उसको नया लोन देकर उसको कहते थे कि वो एनपीए की श्रेणी में नहीं है, उसको हम लोग एवरग्रीनिंग कहते थे। आरबीआई ने कहा जो भी लोन आप दोबारा देंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, उसको आपको एनपीए में जोड़ना पड़ेगा। एकदम से उसे एक ऐसी निगरानी, उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया कि जिससे कि बैंकों का सारा सिलसिला कम होने लगा। तो हमेशा आरबीआई की ये कोशिश है और रहेगी और रहती आई है कि बैंकों की निगरानी बढ़ती जाए, क्योंकि बैंक एक ऐसी संस्था है जो कि आम जनता के विश्वास पे चलते हैं, उन पे अपना पैसा लगाते हैं। मगर जो असल बात है, वो जो बात अब उभर के आ रही है दोगलेपन की, कि एक तरफ हमारी राजनीतिक प्रणाली ये उम्मीद करती है कि बैंक ठीक से चलें, अमीरों जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उन पर जोर पड़े वगैरह वगैरह, दूसरी तरफ माइक बंद करके
ये कहा जाता है कि फला लोगों के इतने हजार करोड़ का लोन है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ दिन एकदम ये तो खत्म होना पड़ेगा। कुछ सुझाव है जी, ये कॉर्पोरेट सुझाव वाला सेक्शन हम अगली बार करेंगे जब जनता से सवाल जवाब होगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जो यहाँ पर नौजवान, युवा और दूसरे लोग हैं वो लोग भी अपने सवाल पूछेंगे। उनके जीवन में बैंकों की तरफ से किस किस तरह की परेशानियां पेश आती हैं और किस तरह से वो अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं इन बैंकों के लोन या इन बैंकों की सुविधाओं को हासिल करके। तो आज हम बात कर रहे हैं विलफुल डिफॉल्टर्स की और विलफुल डिफॉल्टर्स को रोकने के लिए उनको एक तरह से कहें उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे यहाँ के मेहमानों को तो आपने सुना, आप सीधे रुख करते हैं जो हमारे साथ बैठे युवा नौजवान हैं उनके सवाल लेते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि लोन्स देने से पहले क्या बैंक्स अपना लेवल ऑफ असेसमेंट बढ़ाने के लिए क्या अभी कोई चेंजेस लाई है? मैं चाहती हूँ भार्गव साहब आप इसका जवाब दें। बैंक्स ने जो है ना अपने रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स इस्टेब्लिश किए हैं और उसके अंदर वो अपना जो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो टूल्स काम में लिए जाने चाहिए उन सबको वो काम में लेकर के उसको रेगुलरली अपडेट कर रही हैं ताकि उस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए ही बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग की जाए और उसके हिसाब से उसको लोन देना या ना देना तय किया जाए। लेकिन क्या बैंक ये भी सोचते हैं कि ऐसे मामलों में थोड़ा जोखिम तो लेकर चलना ही चाहिए, क्योंकि कई बार अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो बैंक से जहाँ तक लोन देने का सवाल है वो बिल्कुल रिस्क बियरिंग का काम होता है, लेकिन अ कैलकुलेटेड रिस्क इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। ये नहीं है कि साहब आपने रिस्क लेना मेरा काम है इसलिए मैं किसी भी तरह रिस्क ले लूंगा। अ प्रॉपर कैलकुलेशन हैज टू गो बिहाइंड द रिस्क टेकिंग प्रोसेस। जी, अगला सवाल। मेरा सवाल है कि लोन रिस्ट्रक्चर करने में एनपीए कैसे रिड्यूस करें? जी, क्योंकि जो 3 महीने तक लगातार जिस लोन की पेमेंट नहीं होती है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में एनपीए डिक्लेयर हो जाता है। बैंक्स उससे बचने के लिए जो है वो, क्योंकि कई बार जो बोरोवर है वो कहता है मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, ये मुझे दिक्कत आई पेमेंट करने के अंदर जो है, तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, दोबारा से उस लोन को जो है रिस्ट्रक्चर करके और उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो फिक्स कर देते हैं और वो एनपीए की कैटेगरी में फिर वो नहीं आता है। इस तरीके से लगभग 3,25,000 करोड़ रुपए की एनपीए के अलावा रिस्ट्रक्चरिंग जो है। लेकिन एक बात बताइए, एक आम आदमी अगर लोन पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कंपनियां लोन पेमेंट नहीं कर पाती हैं तो उनको रिस्ट्रक्चरिंग में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से तो आम आदमी के साथ तो बेईमानी हुई ना। हमारा भी एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से ये ऑब्जेक्शन है कि इट इज ए डायरेक्ट फ्रॉड। जो बड़े बड़े लोगों को मदद देने के लिए, वित्तीय सहायता देने के लिए इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, आम बोरोवर, छोटा बोरोवर जो है उनके लोन्स की अधिकतर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है और जिसका कि हम विरोध करते हैं। मगर इस बात को तो साफ कर देना चाहिए शर्मा जी आपको कि जो ये 3,25,000 करोड़ रुपया रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स में है उसको अब ये 3.5 में शामिल कर लिया गया है। अगर उसको तो मतलब ये कहना कि वो अलग है नॉन परफॉर्मिंग, नहीं, वो अलग है। 3.84 जो है ग्रोस एनपीए है 2014 मार्च के, और जो मात्र 2,16,739 करोड़ हैं। तो अगर 3,25,000 करोड़ इसमें ऐड कर लिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 5 लाख करोड़ से अधिक का बैंकों का पैसा जो है आम आदमी का, वो गलत हाथों के अंदर अभी भी फंसा हुआ है। 2014 तक वो 5% होने ही वाला है। इस तरह की आशंकाएं अगर इसको जोड़ लिया जाए तो इसकी जो है परसेंटेज बहुत अधिक होगी। जी, मेरा सवाल शर्मा जी से है कि अभी वो बोल रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियां उन्हें फेवर करती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां फेवर करती हैं, तो उन पर क्रिमिनल केस क्यों नहीं किया जाता? जो डिफॉल्टर है उसे पॉलिटिकल पार्टियां फेवर करती हैं। अभी भी जो डिफॉल्ट है, बैंक के लोन का जो डिफॉल्ट है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता हमारे देश में। ये दुर्भाग्य है, ये सिविल ऑफेंस माना जाता है और उसको प्रोसिक्यूट सिविल ऑफेंस के तहत ही किया जाता है। तो ये हमारी भी मांग है कि इसको क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो घोषित किया जाए। और दुर्भाग्यवश बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के बायस होते हुए हमारे मिनिस्टर्स तक के एनपीए के नाम जो हैं
पिछली सरकार के अंदर एक मंत्री जी थे, नाम उनका नहीं लेंगे, वो खुद एनपीए की पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी थे, तो वो खुद इसके अंदर जो है ये लिप्त हैं कई जो हैं। हमारी ये भी मांग रहती है कि क्यों ना इनको। क्या आपको नहीं लगता है कि बैंक अधिकारियों की भी कोई आपराधिक जवाबदेही होती है? उनकी होती भी है और होनी भी चाहिए। हाँ। और उनके अगेंस्ट भी बहुत से सीवीसी केसेस जो है, अधिकतर जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो रिटायरमेंट के दिन जो है वो कोई रिटायरमेंट बेनिफिट ले करके नहीं जाते हैं। अधिकतर जितने जनरल मैनेजर्स हैं वो मोस्टली जो है विदाउट टर्मिनल बेनिफिट्स के जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स उनके अगेंस्ट जो है आज जो है सीवीसी के केसेस हैं, तो उनके अगेंस्ट भी जो है वो कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। एक और बात बताइए कि दरअसल ओवरऑल देखा जाए तो बैंकों की साख पर कितना बड़ा बट्टा लगता है और बैंकों को क्या नुकसान होता है इससे? ओवरऑल नुकसान क्या होता है? आप जैसे एम्प्लॉइज को क्या नुकसान होता है? बैंकों को सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक अधिकतर पैसा इन बैंकों के अंदर जो जमा है 80-85% जो है वो हाउस होल्ड सेविंग का, आम आदमियों का पैसा जमा है। ये कोई कॉर्पोरेट हाउसेस का पैसा या बड़े धनाढ्य लोगों का पैसा इसके अंदर जमा नहीं है। तो अगर ये पैसा सुरक्षित रहेगा और लोन वापस आएंगे तो हम अच्छे ब्याज जो है डिपॉजिट्स के ऊपर जो है, सेविंग्स के ऊपर जो है अच्छा ब्याज दिया जा सकता है, इंटरेस्ट रेट जो है उसको बढ़ाया जा सकता है और सस्ते दर पर जो है लोन जो है वो दिए जा सकते हैं। अगर ये पैसा वापस अगर हमें मिलता है जो कि डूबत खातों के अंदर आज चला गया है, अगर ये मिलता है तो एक ऋण सस्ते हो सकते हैं और डिपॉजिट्स पे, सेविंग्स पे जो है इंटरेस्ट ज्यादा बैंक्स जो है वो दे सकते हैं। मैं माफी चाहता हूँ इससे, मैं इससे बिल्कुल 3% अगर आपका एनपीए है उसको 3.6% अगर उसका आधा भी आप कर लेंगे तो उससे इंटरेस्ट रेट पे माफ कीजिएगा कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो 17 लाख करोड़ रुपया खर्चा सरकार करती है, वो उस पर मुनस्सर है। वो उस पर मुनस्सर है कि आपकी हाउस होल्ड सेविंग्स रेट 30 से जो है पहले 37 थी, अब 32% हो गई है। उसका सिर्फ 3% फाइनेंस में जाता है, बाकी सब लोग सोना खरीद लेते हैं। तो ये बड़े बड़े मुद्दे इनको इतना मगर एक चीज एक मिनट कहना चाहता हूँ, मुझे जो विडंबना लगती है वो ये है कि अगर एनपीए होता है तो वो क्रिमिनल नहीं है, अगर आपका चेक बाउंस हो जाए तो वो क्रिमिनल है। ये बात है, इसको ठीक करना बिल्कुल लाजमी है सर। जी, अगला सवाल पूछिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि मतलब ये बड़े बिजनेसमैन और एमपी जो है ये मतलब पैसा लगा हुआ जनता का, और जनता के पैसे को मतलब जो है ये लोन के थ्रू मतलब गलत यूज हो रहा है और जनता बेचारी परेशान है। जी भार्गव साहब, जनता के पैसे का गलत यूज हो रहा है, जनता ये सवाल कर रही है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा अमृता जी कि बैंकिंग सेटअप काफ़ी बड़ा है और उसमें सब तरह के लोग हैं, और इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए बैंक्स ने अपने यहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाए हुए हैं, और वहाँ कोई भी व्यक्ति ये बता सकता है कि साहब मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी एलिजिबिलिटी पूरी होने के बावजूद मुझे यहाँ लोन में दिक्कत हो रही है, और बैंक में अगर उसका रिड्रेसल नहीं होता है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन भी बने हुए हैं। वो व्यक्ति उन बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकते हैं कि मेरी जेन्युइन रिक्वायरमेंट को भी ओवरलुक किया जा रहा है और ये मेरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कितने दिनों में इस तरह की समस्याओं का हल मिल सकता है? एक आदमी अगर इस तरह के रिड्रेसल सेल में जाए तो कितने दिनों में उसको जवाब मिल जाएगा अपनी समस्या का? उसमें ये प्रावधान कर रखा है कि 21 दिन के अंदर यदि बैंक का रिड्रेसिंग सेल, ग्रीवेंस रिड्रेसिंग सेल रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो फिर उसके बाद व्यक्ति जो है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के अंदर में अपनी शिकायत कर सकता है, जहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की जो पेपर्स की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होने के बाद विदिन अ वीक उनको उसका रिजॉल्व करने का प्रावधान किया गया। जी, अगला सवाल ले लेते हैं। हाँ। नमस्कार, मैं राहुल। मेरा प्रश्न सर से है, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार और हमारे बैंक कोई ऐसी योजना क्यों नहीं बनाते हैं कि जिससे जो किसान लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनका जितना भी लोन है या उनका भी ऋण जितना भी है वो सब माफ कर दिया जाए? ऐसी कोई योजना बन सकती है क्या? सरकार की तरफ से एक बार 60,000 करोड़ रुपए का ब्याज माफी की घोषणा की गई और किया गया, लेकिन उसको लेके कॉर्पोरेट जगत ने बहुत शोर मचाया। हाँ। कॉर्पोरेट जगत ने शोर मचाया था। हाँ। और मुझे लगता है और इतने हजारों करोड़ रुपए जो है, लाखों करोड़ रुपए दो गलतियां एनपीए में चले जा रहे हैं। एक चीज ठीक नहीं कर देती। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर आपने किसानों का लोन माफ कर दिया तो इसलिए आप इनका भी लोन, या इनका लोन माफ कर रहे हैं तो उनका भी कर दीजिए। क्योंकि मैं बताऊं, अभी जैसे कि एक सवाल खड़ा हुआ है तेलंगाना और आंध्रा को लेकर, और उसमें ये मांग चल रही है कि दोनों प्रदेशों के लोन सारे बिल्कुल जो है माफ कर दिए जाएं। इससे क्या होता है, इससे एक पूरा एनवायरनमेंट एक पूरा खराब हो जाता है कि सबकी आदत, सबको ये पता लग जाता है कि हम अगर अपना लोन वापस ना करें तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है।
इसलिए सबसे अच्छा है कि वो पहले पुरानी कहावती ऋणम कृत्वा घृतम पीबत यावत जीवत सुखम जीवत। नहीं, लेकिन उनके लोन कितने होते हैं? बहुत ज्यादा, 25 लाख, किसके? 1 करोड़, यही तो किसानों के लोन। तो वो तो शुरू से मैं कह रहा हूँ कि जो वो लोग बड़े डिफॉल्टर्स हैं उनके तो पीछे पड़िए, तो उसका ये मतलब नहीं छोटे को छोड़ दीजिए। दूसरा बात है कि ये जो किसानों का जो खुदकुशी का जिक्र किया है, इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त है कि 1 साल 2 साल रिस्ट्रक्चरिंग होता है, फिर बैंक मतलब जो कोई भी हो, पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर, वो लोन दोबारा नहीं देते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस क्रॉप आपका फेल कर गया तो उस स्थिति में उसको साहूकारों के पास जाना पड़ता है, प्राइवेट लेंडर्स जो है। और ये प्राइवेट लेंडर्स का जो कायदे कानून है, जिसको मालूम नहीं है शो में क्या बोलेगा, कि वही एफिशिएंसी है, वसूलने का जो कोशिश कर रहा है, उसी दबाव के चलते खुदकुशी का 85% जो प्रॉपर सर्वे हुआ है उसमें आया है। तो असल में हमें भी हमारे देश के मुताबिक, जैसे बोल रहा है ना, जो समाज है, जो आबादी है, जिस किस्म का लोगों का जिस किस्म का मदद चाहिए, एक वस्तु स्थिति को अध्ययन करके अगर आप सिस्टम्स नहीं उभर पाओगे तो इस किस्म का दुखद घटना होता रहेगा। एक चीज पहले सवाल से मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितना अच्छा काम आपने ये डिस्कशन करके किया उसको आप बार बार करें, और बाकी चैनल्स अगर करें तो यही एक बड़ा कदम हो सकता है कि विलफुल डिफॉल्टर्स को शर्माने का और उनको ये कहने का कि अब जनता जागरूक है और आप ये करने के लिए अब सामर्थ्य कम होंगे। एक फुटबॉल मैच का एग्जाम्पल कि अगर अच्छा मैच देखना है तो उसमें अच्छे रेफरी का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो मैच नहीं रहता है, वो दंगल में बदल जाता है। तो हमारा यहाँ पे जो बेसिकली बैंक्स और बोरोअर्स के बीच में जो रिश्ता है वो एक दंगल जैसे बन जाता है, एडिक्वेट रेफरिंग पॉलिसिंग की वजह नहीं होने की वजह से। आप नियम चाहे कुछ भी लगा दीजिए, नियम इंप्लीमेंट करने वाले कोई होने चाहिए। जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी। आप समाधान की तरफ इशारा कर रहे थे। बॉस साहब कह रहे थे कि उद्योगपति जो है वो बीमार, उद्योग जो है बीमार हो जाता है, उद्योगपति जो है वो तंदुरुस्त हो जाता है। आज एक उसका जो व्यापारी लोग हैं उनका एक ही तरह का व्यापार नहीं है, कई तरह के वो व्यापार करते हैं। एक व्यापार में अगर पैसा उनका नहीं वापस कर रहे हैं तो दूसरे जो उनके बिजनेसेस हैं वहाँ उनकी कोलेटरल सिक्योरिटी उनको होनी चाहिए, ताकि वो पैसा, आज किंगफिशर की बात हो रही है तो किंगफिशर के जो मालिक हैं उनके बहुत से और भी व्यापार हैं, अगर उनकी आज वो सिक्योरिटी होती तो कहीं ना कहीं बैंक्स अपने आप को सक्षम पाते वो पैसा रिकवर करने में। आज क्योंकि हवाई जहाज़ों को बैंक बेच नहीं सकते हैं, हवाई जहाज़ों की कोई आज उनसे पैसा पाने में अपने आप को बैंक सक्षम नहीं पाते हैं। इंडिविजुअल गारंटी भी उनकी होनी चाहिए। जो व्यापारी है, जो व्यापार से लाभ कमाता है, उस व्यापार से क्यों ना उसकी व्यक्तिगत सिक्योरिटी जो है, तब उसको मालूम पड़ेगा उसका मकान नीलाम हो गया, उसका जो है वो नहीं होती है। इस केस में मोस्ट ऑफ द केस नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द केसेज इंडिविजुअल सिक्योरिटी नहीं होती है। वो अपने जो है वो एज ए इंडिविजुअल जो है वो डायरेक्टर हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर हुए, उनकी सिक्योरिटी वो जो है अवॉइड करते हैं। और ये आखिरी बात, हाँ, इस तरह के अगर कुछ इनको अगर कायदे कानून को ला करके अगर बैंकों को अनुमति होगी, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो बनाने चाहिए। DRT सरकार ने बनाए, 6 RT और बनाने की बात जो है अभी बजट के अंदर घोषित की गई थी, लेकिन आज 10 लाख से अधिक के केसेस जो हैं वो इन DRT कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं जी। और उनको न्याय मिलने के अंदर बैंकों को पैसा रिकवर करने में बहुत लंबा समय लगता है। उनकी तरफ से मोटे मोटे वकील पैसा लेकर के जो है वो खड़े हो जाते हैं और रिकवरी के अंदर बाधा क्रिएट करते हैं। एक तो रिकवरी में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है होने चाहिए। एक तो रिकवरी में बाधा आ रही है और पता नहीं इतने जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं इनकी रिकवरी कब तक हो पाए। लेकिन एक और सवाल कि इसको आने से रोका कैसे जाए? अगर पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स अपना लिए जाएं तो शायद इसे रोका जा सके। तो क्या जो बीमारू सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके भी कुछ रोका जा सकता है इस तरह के डिफॉल्टर्स को? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि अगर उसमें के लिए माफ कीजिएगा, उसके लिए आप सेक्टर को पनिश कर रहे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें एक पॉइंट जुड़ा हुआ है, किसने कहा था कि इंटरेस्ट जो गरीबों का है उनका माफ़ किया जाए। मेरा कहना है कि अगर इंडिविजुअल्स का अगर उससे माफ़ किया जाए तो उससे माफ़ी किसी को नहीं होती है। टैक्स के रूप में वो पैसा वापस सरकार के पास हम लोग सभी को ही देना पड़ेगा, इसलिए वो एक शॉर्टकट मेथड है जिससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। इन ना तो विलफुल डिफॉल्टर्स को से पैसा अगर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी सारे लोग हैं उनके भी लोन के अगर प्रॉब्लम हुए हैं तो वो भी वापस
मतलब उनको भी माफ़ किया जाए। उससे जैसे राजीव कह रहे थे, उससे उल्टा वो ये होगा कि हम लोग फिर से उस पैसे का भरपाई करेंगे ज़्यादा टैक्स पे करके। विलफुल डिफॉल्टर्स हर सेक्टर में पाए जाते हैं, कितने सेक्टर बंद कर देंगे? तो ये बात विलफुल डिफॉल्टर की है क्योंकि उसकी नियत में खोट है, और जिसकी नियत में खोट है उसको पनिश करना, उसको आइडेंटिफाई करके उसको पनिश करना और जल्दी पनिश करना, उसी में पूरे देश का और सबका लाभ है जी। और जिसकी नियत में खोट है उसको आइडेंटिफाई करना, पनिश करना तो जरूरी है ही, लेकिन जो लोग उसके मददगार हैं और पीछे से उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ताकि इस पूरे विशियस सर्किल को रोका जा सके और तभी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसे भी दुरुस्त किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपका भी शुक्रिया।